नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर से पूछताछ जारी है। ठाकुरगंज पुलिस ने रात में ही विकास किशोर से पूछताछ की। एसीपी चौक और इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ने विकास से कई ऐसे सवाल पूछे हैं। विकास किशोर के पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट पुलिस ने डीएम को भेज दी है। केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर ने साजिश से इनकार किया है। पुलिस ने करीब 2 दर्जन सवाल विकास किशोर से पूछे हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने हत्या की वजह की जानकारी होने से भी इनकार कर दिया है। करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ में पुलिस ने ज्यादातर जो सवाल हैं वो पिस्तौल को लेकर पूछे हैं। विनय श्रीवास्तव के परिजनों के उठाए सवाल पर भी पुलिस अब मौन नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने 5 लोगों को हालांकि इस दौरान हिरासत में लेकर बंटी और सौरभ को छोड़ दिया था। पहले 5 ने आत्महत्या करने की बताई थी पुलिस को थ्योरी। वही विकास किशोर के घर के वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज पर भी पुलिस चुप है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यहां पूछताछ अब की जा रही है विकास किशोर से। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, विकास से क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर से 2 दर्जन सवाल पुलिस ने पूछे हैं। करीब 1.5 घंटे लगातार ये पूछताछ कल रात में पुलिस ने विकास किशोर से की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विकास किशोर से जब सवाल हुए तो उसने कई चीजें बताई। एक तो उसने सबसे पहले इनकार कर दिया कि उसको ये नहीं पता है कि हत्या की वजह क्या है। हालांकि पुलिस कह रही है कि शराब के नशे में जुए के विवाद में हत्या कर दी गई और विनय श्रीवास्तव को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस पूरी पुलिस की थ्योरी को लेकर विकास किशोर ने फिलहाल अनभिज्ञता जताई। उसका कहना था कि उसको नहीं पता है कि हत्या की वजह क्या है, क्योंकि जब वो दिल्ली जा रहा था उस दौरान एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जब उसको समीम, अंकित और विनय गए थे, उस दौरान तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन उसके बाद जब वो लौटकर उनके घर आए तो आखिर क्या विवाद हुआ, कैसे हत्या हो गई, इसके बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ज्यादातर सवाल पुलिस ने उससे आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए मामले में पूछे हैं, क्योंकि पुलिस ने विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है कि उसकी पिस्तौल आखिर उसके दोस्तों तक कैसे पहुंची, उसमें गोलियां कहां से आईं और पिस्तौल क्या इतनी आसान जगह पर रखी हुई थी कि हत्या के दौरान वो उन लोगों को मिल गई जिन्होंने विनय श्रीवास्तव की हत्या कर दी। हालांकि पूरे मामले को लेकर कई सवालों के जवाब विकास किशोर दे भी नहीं पाए। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें जिलाधिकारी लखनऊ को ये रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इनकी जो पिस्तौल का लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी लापरवाही से उस पिस्तौल का प्रयोग विनय श्रीवास्तव की हत्या में हुआ है। हालांकि लगातार जो परिजन हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब विकास किशोर के घर से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जब हत्या होती है उस दौरान ये 5 लोग घर में मौजूद थे, तो फिर 2 लोगों को छोड़ क्यों दिया गया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दौरान कहा था कि 2 से 2:30 बजे के बीच रात में विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई। लेकिन जो सीसीटीवी वायरल हो रहा है उस वायरल सीसीटीवी में सुबह 4:08 तक विनय श्रीवास्तव जिंदा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं। परिजनों को लगातार कहीं न कहीं सवाल उठाने के मौके दे रहे हैं, क्योंकि परिजन नहीं खुश हैं पुलिस की बताई गई थ्योरी से। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद विकास किशोर को पुलिस ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद विकास किशोर अपने घर चले गए और मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है। हालांकि क्या चीजें पुलिस को पता चली, बहुत ज्यादा खुलकर पुलिस भी नहीं बता रही है, क्योंकि 3 दिन तक पुलिस इस पूरे मामले में विकास किशोर से दूरी बनाए हुए थी और एक भी सवाल इन 3 दिनों में ना तो विकास किशोर से पुलिस ने पूछा, ना ही उनको हिरासत में लिया, ना ही उनके बारे में ज्यादा छानबीन की।
लेकिन जब ये खबरें लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है तो विकास किशोर से पूछताछ तो हुई, लेकिन सवाल सिर्फ आर्म एक्ट के बारे में पूछे गए, जबकि हत्या उनके घर पर हुई है, उनके दोस्तों के जरिए से हुई है। तो आखिर विवाद क्या हुआ, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, इन बहुत सारे विषयों को लेकर विकास किशोर के पास फिलहाल कोई जानकारी न होने की बात कही गई। जी बिल्कुल, और कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार बन रहे हैं। क्या आज पूछताछ हो सकती है विकास से? क्या जानकारी इसको लेकर एसके? आज कोई भी पूछताछ विकास किशोर से नहीं होने जा रही है। मैंने कहा कि कल उनसे रात में पूछताछ हुई है, 1.5 घंटे पूछताछ हुई, 2 दर्जन सवाल पूछे गए और इन सारे सवालों का जवाब विकास किशोर ने अपने हिसाब से दिया, क्योंकि ज्यादातर सवाल आर्म्स एक्ट को लेकर थे, जिस पर उनका कहना था कि उनकी गलती हुई है कि ये पिस्टल उनके दोस्तों के पास चली गई, जिसके बाद हत्या को अंजाम दे दिया गया। हालांकि आगे पुलिस क्या करने वाली है अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। सिर्फ रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है जिसमें यह कहा गया है कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे अब क्या कुछ किया जाता है एसके, इसी पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहरहाल अब बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां यूपी पावर कॉरपोरेशन के फैसले पर फिर से सवाल उठे हैं। मीटर टेंडर पाने वालों को बैंक गारंटी से दी राहत। यूपी में 25,000 करोड़ का हुआ है प्रीपेड मीटर टेंडर। वहीं आपको ये बता दें कि आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर टेंडर पाने वाली कंपनियों को राहत है। 10% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से टेंडर पाने वाली कंपनियों को राहत है। यूपी पीसीएल के नए फैसले में 3% बैंक गारंटी देने की बात है। 24 अगस्त 2023 को कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने बदल दी बैंक गारंटी। प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए रखी गई थी 10% बैंक गारंटी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने बदला आदेश। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, इसके बारे में एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए ताकि दर्शक समझ सके कि क्या पूरा मामला है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन करीब 1 लाख करोड़ के घाटे में है। वजह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी होती है, लाइन लॉस है और कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो अपना बिल नहीं जमा कर रहे हैं। हालांकि करीब 7,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर अकेले करीब 2,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का बकाया है, जिसको लेकर अब पावर कॉर्पोरेशन लगातार कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। प्रीपेड मीटर का मतलब यह है कि आप जितना रिचार्ज करेंगे उतना बिजली आपकी जलेगी, रिचार्ज खत्म बिजली बंद। इसको लेकर 25,000 करोड़ रुपए का टेंडर पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्काम में किया गया है, जिसमें दक्षिणांचल है, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है और मध्यांचल है। उसके अलावा किस्को और साथ ही साथ टोरेंट अलग से टेंडर कर रहे हैं। इन पूरे टेंडर्स की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें अलग अलग कंपनियों को काम दिया गया है जो प्रदेश में 4G मीटर लगाएंगी और इन 4G प्रीपेड मीटर के जरिए उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाएंगे, ताकि जब कोई भी उपभोक्ता बिजली का बिल ना जमा करे तो उसके बिजली अपने आप कट जाए। सीधे तौर पर यह कोशिश की गई है जिससे जो लंबे वक्त से बकाया है उसके विवाद को खत्म किया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में जो कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग ले रही हैं उनको 10% बैंक गारंटी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि बड़ा टेंडर है और अलग अलग डिस्काम में करीब 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको करीब 237 से लेकर 270 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जमा करानी थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने अगस्त के महीने में एक बैठक की और बैठक करने के बाद इस टेंडर की जो 10% बैंक गारंटी जमा करनी थी उसको सिर्फ 3% कर दिया। मतलब जो करीब 270 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी कंपनियों की तरफ से दी जानी थी, अब वो सिर्फ 70 से 80 करोड़ रुपए ही दी जाएगी, जो कि गुणवत्ता के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्धारित की गई थी। हालांकि ये टेंडर की शर्तों को क्यों बदला गया, बैंक गारंटी क्यों घटा दी गई, इसका कोई वाजिब जवाब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पास नहीं है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद आरोप लगा रहा है कि ये नियम कहीं न कहीं उद्योगपतियों को जिनको टेंडर दिया जा रहा है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब देखना यह है कि जब न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है तो क्या कुछ कार्रवाई उन अफसरों पर होती है जिन्होंने बैंक गारंटी को 10% से घटाकर 3% कर दिया, मतलब 270 करोड़ की गारंटी को केवल 70 करोड़ पे पहुंचा दिया। तो आखिर क्या वजह है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं।
अब देखना यह है कि पावर कारपोरेशन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या क्या कुछ होता है, ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बता दें, मास्टर प्लान बनाने में देरी पर शासन ने नाराजगी जताई है। विकास प्राधिकरण को 1 सप्ताह में प्रस्तुतिकरण का निर्देश दे दिया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने नाराजगी जताई है। प्रदेश के 59 शहरों के मास्टर प्लान बनाने में देरी पर नाराजगी जताई गई है। विकास प्राधिकरणों को दिया गया सख्त निर्देश 1 सप्ताह में अंतिम रूप देते हुए शासन स्तर पर प्रस्तुतिकरण करें। अमृत योजना में GIS आधारित मास्टर प्लान कराया जा रहा है तैयार। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 30 जून 2023 तक करना था तैयार। 5 लाख से अधिक आबादी वाले 20 शहरों को किया गया था चिन्हित। 3 शहरों की समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर को बोर्ड से मिल चुकी है मंजूरी। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, मेरठ को बोर्ड से अनुमोदन का इंतजार है। वहीं फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर को भी बोर्ड से अनुमोदन का इंतजार है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं संदीप, हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। संदीप, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है आवासीय शहरी योजनाओं को लेकर के, लेकिन इस योजनाओं की अगर बात करते हैं, योजनाओं में विशेष तौर से रखी गई है कि 59 ऐसी परियोजनाएं हैं जो शहर है जिनमें मास्टर प्लान जो है बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि 1 सप्ताह अंतिम रूप देते हुए शासन स्तर पर प्रस्तुतिकरण करें और इससे शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत GIS मास्टर प्लान तैयार किया जाए। यानी कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 30 जून से 2023 तक का डाटा पूरा तैयार किया गया है, जिसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले लगभग 20 शहर हैं जो चिन्हित किए गए हैं। यानी कि 3 शहरों की समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है और गोरखपुर, कानपुर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि गाजियाबाद, आगरा और फिरोजाबाद, फैजाबाद जैसे बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से इसको प्लान तैयार किया जा रहा है, उस प्लान को लेकर के लगातार इसको जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार से इसकी बातें रखी जा रही है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से इस प्लान को लेकर के जो नियम बनाए जा रहे थे वो नियम नहीं बन पा रहे। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी नाराजगी शासन स्तर पर जताते हुए उन्होंने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कैसे इस प्लान को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ऐलान किया है, आंदोलन यथावत जारी रखने का ऐलान रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि 8 सितंबर को प्रयागराज में बैठक के बाद होगा निर्णय। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने प्रयागराज में बैठक बुलाई। बार काउंसिल ने 8 सितंबर को आपात बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया वकीलों पर, उसके बाद वकीलों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, ये वकीलों का जारी रहेगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसका ऐलान कर दिया है। आंदोलन यथावत जारी रखने का ऐलान किया गया है। 8 सितंबर को प्रयागराज में बैठक के बाद इस पर भी निर्णय होगा। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने प्रयागराज में बैठक बुलाई है। बार काउंसिल ने 8 सितंबर को आपात बैठक बुलाई है। अब इस दौरान क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। के शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। के अब यहाँ पर नजर रहने वाली है 8 सितंबर पर कि ये जो बैठक होगी इसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वकील लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो वकीलों का धड़ा है वो कई गुटों में बढ़ चुका है। कुछ वकील हाईकोर्ट की जो गाइडलाइंस आई है उन पर चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अस्मिता और अपनी एकता को दिखाने के लिए उनके वकीलों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके का धरना प्रदर्शन हुआ था उससे तेवर वकीलों के साफ तौर पर नजर आ रहे थे कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी इनकी कोर टीम की बैठक हो रही है, बार काउंसिल के सदस्यों की और बार मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्य
आपस में दोनों कंटिन्यूटी में वो हर स्थिति पर बात कर रहे हैं और एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ की घटनाओं पर नजर रखे हुए। लेकिन फिलहाल मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, मवाना, बिजनौर इस एरिया के जितने भी वकील हैं वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज एक वकील के साथ ऐसा हुआ है, महिला वकील के साथ हुआ है, कल फिर हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे। उसी के लिए वो एक सेफ्टी की गाइडलाइन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पुलिस और वकील, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन बनने के लिए ये लोग झुकने के लिए तैयार नहीं है। पहले सजा और उसके बाद में कोई बातचीत होगी। यही मुझे वकीलों के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, जो नीति निर्धारक करने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया है। फिलहाल अभी आधे दिन के बाद और इनका जो चक्रव्यूह है, इनकी जो रणनीति है, उसके बारे में आधिकारिक तौर पर ये लोग बताएंगे। लेकिन अभी किसी भी तरीके से इलाहाबाद के साथ, प्रयागराज के साथ और लखनऊ के साथ ये लोग खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। कार्य से विरत है और काम तभी होगा जब कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। जी तो के माफ कीजिएगा, ये जो 8 सितंबर को बैठक होने वाली है, इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा कि ये जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ाया जाए? ये जो तमाम वकील जो कि आप कह रहे हैं कि अब समर्थन में नहीं है कि वो प्रदर्शन करे, क्या उनको भी साथ लेने की कोशिश इस दौरान की जाएगी? जी हाँ, अभी तो इस आंदोलन के लिए 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण थे, 6 और 7, क्योंकि इन दिनों छुट्टियां हैं। लेकिन वहीं पर बड़े जितने भी व्यापार वकीलों के नीति निर्धारक तत्व है, उन सब पर बात हो रही है। एक तरफ झुका भी जा सकता है, दूसरी तरफ यदि उन पुलिस वालों पर छोटी सी भी कार्रवाई हो जाएगी तो ये अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन सरकार से टकराव नहीं चाहता कोई भी वकील, वो सिर्फ आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी की बात है। सरकार अगर उन्हें छोटा सा भी एक आश्वासन दे देगी यूपी सरकार, तो ये सब लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन 8 सितंबर पर सबकी नजर है कि क्या होता है। तो वजह क्या है, आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी तक, और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर ये अधिवक्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांग रख रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? के सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके बीच के जो मीडिएटर है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावी तौर पर वकीलों का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से ये बातें हुई थी, वकीलों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था, पुलिस ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। उधर पुलिस के जो आला अधिकारी है, ठीक है, अब मध्यस्थता कौन करता है ये देखना अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है, और कब तक वकीलों का ये प्रदर्शन जारी रहता है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया के हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आदित्य L1 ने पृथ्वी की दूसरी कक्षा पूरी कर ली है। पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। आदित्य L1 अब तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। आदित्य L1 का तीसरी चरण जो है वो 10 को पूरा होगा। वहीं इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बेंगलुरु मॉरिशस पोर्ट ब्लेयर से इसकी निगरानी भी रखी जा रही है। तो आदित्य L1 का तीसरा चरण जो है वो 10 को पूरा हो जाएगा और अब यहाँ पर तीसरे फेज की तरफ आगे बढ़ता यहाँ पर आदित्य L1 नजर आ रहा है। इसरो ने इस बारे में जानकारी दी है। बेंगलुरु मॉरिशस पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पर निगरानी भी रखी जा रही है। आदित्य L1 ने पृथ्वी की दूसरी कक्षा को भी पूरा कर लिया है। अब धीरे धीरे सूर्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ आदित्य L1 नजर आ रहा है। पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण अब पूरा हो चुका है। यहाँ पर आदित्य L1 अब तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। तो ये जो मिशन है अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद सूर्य की ओर इसरो के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि किस तरीके से दूसरे चरण को सफलतापूर्वक। कानपुर में न्यूज़1 इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है, जहां पर रामपुर थाना क्षेत्र में युवक ने तलवार से केक काटने की खबर को न्यूज़1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए युवक की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया था। वहीं आपको बता दें कि थाना प्रभारी रामपुर चंदन राय ने तलवार से केक काटने वाले युवक को 72 घंटे के अंदर ही खोज निकाला और उसको गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। न्यूज़1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब खबर का दमदार असर देखने को मिला है।
हालांकि ये वही युवक जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, तलवार से केक काटता इसका वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। जालौन पुलिस इन दिनों बाइकों से स्टंट दिखा रहे और शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने करीब सैकड़ों गाड़ियों के चालान किए। इस दौरान पुलिस ने अपने ही विभाग के कर्मियों के भी चालान काटे। ताबड़तोड़ हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच रहा है। तो स्टंटबाजों पर पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी हुई है। वहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं विपक्षी दल। शहर के एक होटल में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेता मिले, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ हजरत खान समेत कई नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि इस बैठक में सर्वसम्मत से देश में विपक्षी दलों के राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाने पर खुशी जाहिर की गई है। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि गठबंधन बनने से सत्ताधारी बीजेपी में घबराहट देखी जा रही है। बैठक में जिला स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करके आपसी तालमेल बनाने के लिए 10 सितंबर को इंडिया गठबंधन की जिला स्तर पर पहली बैठक को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। पूर्व सैनिक के घर हथियार के दम पर चोरी की गई थी। घर से लाइसेंसी असला समेत नकदी भी यहां चोरी हुई है। घटना के बाद 10 दिनों से था फरार ये बदमाश और कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के धनसुआ का ये पूरा मामला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।